नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार की घोषणा होते ही अब राजनीतिक रंग गाढ़ा होता चला जा रहा है। गली मोहल्ले से लेकर पूरे प्रदेश में इस उपचुनाव को लेकर बेहद चर्चा है। भाजपा ने मिल्कीपुर के रण में 7 मोर्चों पर चुनावी चक्रव्यूह रचा है। इस चक्रव्यूह को भेदना विपक्ष के लिए कठिन होगा। भाजपा ने मिल्कीपुर में विजय के लिए अपने 7 मोर्चों और साथ ही साथ संगठनों के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। युवा मोर्चा जहां युवाओं के बीच संवाद स्थापित कर सुनहरे भविष्य के सपने दिखा रहा है, वहीं महिला मोर्चा महिलाओं को सरकार की योजनाएं गिना रहा है। किसानों को साधने के लिए किसान मोर्चा के पदाधिकारी खेत खलियानों तक पहुंच रहे हैं और अनुसूचित मोर्चा एससी बस्तियों में जो है वो अपनी पैंठ बनाने में जुटा हुआ है। मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा ने पहले मोर्चे पर युवा मोर्चे को लगाया है। यूथ से बूथ जीतने की रणनीति के तहत एक बूथ पर 10 यूथ का नारा दिया है। रणनीतिकारों ने एक बूथ 10 यूथ अभियान के तहत हर बूथ पर 10 युवाओं को तैनात किया है। हाल में 9 उपचुनावों की सीट में मुस्लिम बाहुल्य सीट पर भी कमल खिलाकर बीजेपी अब मिल्कीपुर उपचुनाव को जीतकर बताना चाहती है कि फैजाबाद में समाजवादियों की जीत कोई तीर नहीं तुक्का थी। मिल्कीपुर में मंगलवार को बीजेपी ने चंद्रभान प्रसाद को टिकट देकर समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद के खिलाफ उतारा है। बता दें आपको कि अखिलेश दिखाना चाहते हैं कि अयोध्या से जुड़ी फैजाबाद लोकसभा सीट जो है उसकी जीत की तरह ही मिल्कीपुर का उपचुनाव जीतकर वो बीजेपी की हिंदुत्व की रणनीति और इस राजनीति को चुनौती देंगे। आज हम मिल्कीपुर के रण पर चर्चा करेंगे। तो बता दें आपको कि मिल्कीपुर सीट पर योगी वर्सेस अखिलेश देखा जा रहा है। मतलब एक तरफ सीएम योगी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, तो वहीं अखिलेश यादव हिंदुत्व कार्ड को पूरी तरह से समाप्त करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी के। साथ ही उपचुनाव में मिलेगा फैजाबाद का जवाब, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में जिस तरह से मिल्कीपुर बनेगा बीजेपी का बदलापुर, इसकी कोशिशें लगातार की जा रही है। बीजेपी ने बनाई चुनावी रणनीति, सपा ने मिल्कीपुर में पूरा दमखम लगा दिया है, पूरा जोर आजमाइश की जा रही है। मिल्कीपुर को जीता जा सके, इसमें फतह हासिल की जा सके और अयोध्या का बदला लेने की कोशिश, यहां पर वो उस हार का बदला लेने की कोशिश बीजेपी की तरफ से होगी और ये बताने की कोशिश कि उस जीत जो कि सपा उसको बड़ी जीत मान रही थी, अयोध्या की जीत कोई तीर नहीं बल्कि एक तुक्का था। इसको बताने की, इसको जताने की कोशिश। और देखिए बूथ स्तर पर एक हर लेवल पर अपनी अपनी कोशिशें की जा रही है। एक बूथ 10 यूथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिश की गई। हालांकि इस कोशिश में कितनी कामयाब हो पाती है भारतीय जनता पार्टी, या कितना जीत पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ तनुज दीक्षित जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राकेश पोद्दार जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। बहुत स्वागत है राकेश पोद्दार जी आपका। और अतुल यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता है। बहुत स्वागत है अतुल जी आपका। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत राकेश पोद्दार जी आपके साथ करते। देखिए अब तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना पत्ता खोल दिया है, उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है कि कौन उम्मीदवार होगा। ऐसे में मुकाबला मिल्कीपुर में कितना मुश्किल, कितना टफ, कितना चुनौतीपूर्ण है आप लोगों के लिए? नेहा जी, मिल्कीपुर की बात करने वाले हम लोग कर रहे हैं उपचुनाव की। इससे पहले उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए थे 2024 में विधानसभा के, जिसमें आपने देखा होगा कि हम लोगों ने सीट जीतने में कामयाब हुए जनता के आशीर्वाद से। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी के नेतृत्व में जब हम चुनाव लड़े तो जनता ने आशीर्वाद दिया। लेकिन जो अखिलेश यादव जी हैं, जो पीडीए समीकरण बना के घूमना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जनता ने उसे नकार दिया और लोकसभा में उन्होंने पीडीए की बात कही
और पीडीए के साथ इन्होंने कहा कि लोकतंत्र, और लोकतंत्र के साथ इन्होंने संविधान की बात कही कि एकदम इन्होंने जनता को गुमराह करने का काम किया। जनता ने 2-3-4 महीने में पता चल गया कि ये गुमराह कर रहे हैं, इन्हें कोई सत्ता से लेना देना नहीं है, इन्होंने सिर्फ सत्ता के भोगी हैं। एक ही परिवार के 5 लोग सांसद बन गए, बस यही इनका एजेंडा है। और इनको एजेंडे में ना विकास होता है, ना नीति होता है, ना नियत होता है, ना निष्ठा होती है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको नकार दिया, पहला। और मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा, हमारा संगठन, चाहे वो 7-8 जो मोर्चे हैं हमारे पास, चाहे 7-8 हमारे जो महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा है, किसान मोर्चा, सभी लोग, और मंडल अध्यक्ष हो, चाहे बूथ स्तर के हमारे अध्यक्ष हो, चाहे हमारे पन्ना प्रमुख हो, हम लोग बड़ा मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ने का काम करते हैं। और चुनाव हमेशा एक सीट पे जो चुनाव नहीं, प्रमुखता के साथ तो आपने अयोध्या में भी लड़ा था ना, लेकिन वहां पे तो हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में उसी की विधानसभा सीट है मिल्कीपुर। अब क्या लगता है कि जब वहां पर आप हार का सामना कर चुके हैं, यहाँ पर जीत पाना एक मुश्किल है, चुनौतीपूर्ण है? देखिए नेहा जी, बिल्कुल अच्छी बात आपने पूछा। मिल्कीपुर पे जो चुनाव हो रहा है उसमें एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार के लोग वहाँ सांसद हैं, उन्हीं का पुत्र को जिम्मेदारी मिल्कीपुर दिया गया। और मिल्कीपुर में अगर चुनाव हार जाते हैं और चुनाव हम लोग जीत गए, क्या अयोध्या की जनता ने सांसद जी को नकार दिया? बिल्कुल साबित होगा, अभी आपको साबित करके हम लोग दिखाएंगे कि जनता ने, अयोध्या की जनता ने इनको, इनके सांसद को और इनके। ठीक है अतुल यादव जी, देखिए ये तो कह रहे हैं कि आपके सांसद को अब जनता नकार देगी। फैजाबाद और अयोध्या की जनता जो है वो पूरी तरह से नकार देगी आप लोगों के सांसद को, और ये साबित कर देगी कि अयोध्या की जीत कोई तीर नहीं बल्कि तुक्का था। देखिए, अभी आपको बता दूं कि जो मिल्कीपुर सीट है वो समाजवादियों की सीट है। वहां पर हमेशा समाजवादियों का कब्जा रहा है। आप देख सकते हैं, 1-2 चुनाव छोड़ दिए जाएं तो हमेशा जनता ने समाजवादियों को ही वहां पर जिताया है। रही बात भारतीय जनता पार्टी जो है अयोध्या, हमेशा आपने देखा, लोकसभा की बात भी करूं तो हमेशा लोकसभा भी जो है ना अयोध्या में ज्यादातर समाजवादी पार्टी का ही वर्चस्व रहा है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में कहीं भी नजर नहीं आएगी। आपने देखा होगा कि उपचुनाव में, आपके चैनल पे भी मैंने लगातार कहा है कि जो उत्तर प्रदेश में कुंदरकी की जो घटना है, इतनी निंदनीय घटना है कि अगर कोई महिलाएं मतलब अपना मतदान करने जा रही हैं, एक दरोगा साहब पिस्टल लहराते हुए लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, यानी कि मतदान नहीं करने दिया जा रहा है। जब लोकतंत्र में मतदाता ही तो सरकारें चुनता है या अपना जनप्रतिनिधि चुनता है, तो जब वोटों के भयभीत किया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी उसी दिन हार गई थी, जिस दिन उसने निष्पक्ष मतदान नहीं होने दिया था, यानी प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा। दूसरी चीज है कि आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहाँ लगा हुआ स्थानीय प्रत्याशी है, और जनता के बीच में हमारे माननीय सांसद अवधेश प्रसाद लगातार जनता की बातों उठा रहे हैं, लोकसभा में उठा रहे हैं, विधानसभा में है, सीनियर लीडर हैं हमारे वहीं कई। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अगर वाकई में डरी ना होती तो मिल्कीपुर का चुनाव उन 9 विधानसभा सीटों के साथ होता। और आज ये डर का परिणाम ही है कि इन्हें बाद में अलग से सीट पे चुनाव कराना पड़ रहा है। ठीक है तनुज जी, देखिए किसी भी चुनाव के लिए खासतौर पे उत्तर प्रदेश में जो जातिगत समीकरण है वो बेहद ज्यादा मायने रखते हैं। मिल्कीपुर की जातिगत समीकरण क्या बताते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जातिगत समीकरण, दोनों जो कैंडिडेट है वो अलग अलग इससे बिलोंग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समीकरणों की बात करें तो इस समय कैंडिडेट पे पूर्ण रूप से फोकस किया गया है। कहीं ना कहीं हम बात करें जिस तरीके से समाजवादी की तरफ से, पार्टी की तरफ से पहले से ही बहुत स्पष्ट था कि कहीं ना कहीं अवधेश प्रसाद मिश्रा जी के बेटे को ही टिकट मिलेगा, और हुआ भी वही, सपा से अजीत प्रसाद कैंडिडेट बनाया। वहीं जब भाजपा ने चंद्रभान पासवान का नाम घोषित किया तो ये बहुत स्पष्ट हो चुका था कि कहीं ना कहीं जो टक्कर है वो एक तरीके से एक सांसद और एक आम नेता के बीच की टक्कर को दिखाने का, दर्शाने का एक कोशिश की जा रही है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तब नहीं बोला जाता है। हाँ जी, ये चीजें निष्पक्ष होना चाहिए। एक चीज बताइए, देश में भारतीय जनता पार्टी में इतने सारे पुत्र
और पुत्रियों को टिकट दिए जाते हैं, जब बेटा बेटी को टिकट दिए जाते हैं तब वहाँ पे नजर नहीं आता है। यानी समाजवादी पार्टी अगर तो हर चुनाव का विश्लेषण जब करते हैं तो हम तो सभी पे जो कटाक्ष होता है, हम तो किसी पार्टी दल से नहीं, हम तो हमारे विश्लेषण की बात करते हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदर्शन दिया, जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, वो निश्चित रूप से एक परिणाम वाकई में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के दिखे। और वहां पर सपा, क्योंकि मैं पहले जब हम विश्लेषण कर रहे थे तो हमें लग रहा था कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की अच्छी सीटें निकलेंगी उपचुनाव में, लेकिन वो देखने को नहीं मिला। ऐसे में ये मिल्कीपुर का जो चुनाव है पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी के लिए भी एक नाक की इज्जत वाला बात रहेगी। ठीक है, लेकिन राकेश पोद्दार जी देखिए, अब जिस तरह से वहां लोकसभा चुनाव जब समाजवादी पार्टी ने निकाला, और ये तो इतिहास रहेगा, मिल्कीपुर का इतिहास हम खंगालेंगे तो ज्यादातर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने वहां पर जीत हासिल की है। ऐसे में क्या नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पर जीत हासिल करना एक टेढ़ी खीर होगी? और ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी है कि आके बूथ स्तर पर हर लेवल पर किस तरह की आप लोगों की तैयारियां हैं कि आप इस सीट को निकाल पाए? देखिए नेहा जी, हमारा कर्तव्य है और हमारा कर्तव्य है कि हम जिस सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, जनता का आशीर्वाद चुनाव के माध्यम से हमें मिलेगा। और रही बात चुनाव लड़ने की बात आई, तो हमेशा कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे पंचायत लेवल का चुनाव हो, चाहे निगम पार्षद का चुनाव हो, चाहे विधायक या लोकसभा का चुनाव हो या राष्ट्रपति का चुनाव हो, हम लोग कोई भी चुनाव को बड़ा सक्रिय के साथ लड़ने का काम करते हैं और जनता के मुद्दे के साथ लड़ने का काम करते हैं। रही बात, और मैंने कहा कि इन्होंने अपने राजनीतिक विश्लेषक से भी सवाल पूछ लिए, जो देश के प्रतिष्ठित लोग होते हैं। आप लोग एक प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से और एक एंकर होने के नाते आप लोग हमसे भी सवाल पूछते हैं, सत्ता से विपक्ष से, लेकिन इनको विपक्ष एंकर से भी सवाल पूछना पड़ जाता है, क्योंकि इनके पास विजन नहीं है, इनके पास कोई विकास की बात नहीं है। और अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी की जोड़ी, दोनों ने उत्तर प्रदेश दिखाने का काम किया, कभी संविधान लोकतंत्र। अब क्या हो गया, अब 3 पहले ही आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में हमारा तो मुख्यमंत्री नहीं है, इंडी गठबंधन के मुख्यमंत्री थे फारूक अब्दुल्ला साहब। उन्होंने क्या कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में आके 3 वादे को कहा और तीनों वादों को उन्होंने लगभग पूरा करने का काम किया। हमारे तो मुख्यमंत्री नहीं थे, इनके ही लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं कि राहुल गांधी को छोड़ो, ममता बनर्जी को संयोजक बना दो। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं। मैं इन बातों से कहना चाहता हूं, पहले तो आप जनता के मुद्दे पर अगर लड़ना चाहते हैं, विकास के मुद्दे पे विचार विमर्श कीजिए। इंडी गठबंधन में बैठक करिए। अखिलेश जी कहते हैं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि सकारात्मक बातें करिए, नकारात्मक बातें देश में मत करिए, जनता को ठगाने का काम मत करिए। रही चुनाव में हमारे जो भी लोग होते हैं, हम लोग मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ते हैं, विकास के मुद्दे पर लड़ते हैं और हमेशा जनता के जुड़े हुए बातों को रखने का काम करते हैं। ठीक है, लेकिन अतुल यादव जी देखिए, सवाल इस बात को लेकर भी है ना कि उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव में अगर आप ये कहते हैं कि देखिए जीत तो हमारी होगी, तो इससे पहले जो उपचुनाव हुए हैं उसमें तो आपकी जो सीटें रही है, जो पहले आपकी सीटें रही हैं, उसको भी भारतीय जनता पार्टी निकाल ले गई। नेहा दुबे जी, आपने देखा होगा, आपका चैनल एक बहुत पुराना चैनल है और लगातार मैं आपके चैनल पर डिबेट भी करता रहता हूँ। आपके साथ में प्रतिभाग, मतलब आप एक प्रतिष्ठित एंकर हैं अपने चैनल की। आपने देखा होगा और कि किस प्रकार से चुनाव में पुलिसिया तंत्र का इस्तेमाल किया गया था, क्या मतदाताओं को डराया धमकाया नहीं गया, किस तरह के दरोगा जी, जो दुनिया ने देखा, देश ने तो देखा, उत्तर प्रदेश ने तो देखा, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, किस तरह के दरोगा जी। क्या यह लोकतंत्र को शर्मिंदा करने वाली बात नहीं थी कि मतदाताओं को सख्त तरीके से मतदान करने नहीं दिया जाता था? यानी कि जब लोकतंत्र की जिस प्रकार के मशीनरी का दुरुपयोग किया जाएगा, तो समाजवादी पार्टी ने तो पूरी शिकायत करी, तो चुनाव आयोग तो धृतराज की पूरी भूमिका में आ गया था। जब चुनाव आयोग को लगा कि समाजवादी पार्टी लगातार शिकायत कर रही है, तब जाके चुनाव आयोग के द्वारा कुछ लोगों को, कुछ पुलिस कर्मियों पर शिकायत के आधार पर हटाया गया या कार्रवाई की गई। यानी कि चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष चुनाव कराए तो भारतीय, मतलब ये कह रहे चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया। आपका चैनल है, अगर आपका चैनल समीक्षा करता है तो कर लीजिए, इसमें कोई फिर आप नहीं, आप चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज उठाइए ना, जाइए कोर्ट जाइए। तो हमने कौन चुनाव आयोग
चुनाव आयोग से हमने परस्पर शिकायत करी, क्या चुनाव आयोग की भूमिका नहीं, जो अपनी भूमिका ही ठीक से नहीं निभा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाई और फिर चुनाव आयोग से ही आपने उनकी शिकायत की। अपनी ही शिकायत को कोई क्यों सुनेगा? आप जाइए ना कोर्ट, आप गए क्या? एक चीज बताइए, हम लोगों के द्वारा सभी संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनमें अपनी बात रखी जाती है। हम संविधान को मानते हैं। कहाँ रखी ना अपनी बात? सर मैं वही तो पूछ रही हूँ, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, तो चुनाव आयोग ही तो डिसाइड करेगा कि चुनाव आयोग पे ही तो आप सवाल उठा रहे हैं। अगर एक संवैधानिक संस्था है तो उस पर सवाल उठाना कहाँ तक जायज है? नेहा जी, आप ये बता दीजिए कि जो चुनाव आयोग है, केंद्रीय चुनाव आयोग यानी राष्ट्रीय चुनाव आयोग जो है, जिसको हम भारत निर्वाचन आयोग बोलते हैं, क्या उसकी नैतिक जिम्मेदारी जो चुनाव, तो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव आयोग है उसको चुनाव तो करवा नहीं सकता। यानी कि कहीं ना कहीं जब चुनाव की घोषणा होती, कौन घोषणा करता है? यानी आपका जो केंद्रीय जो चुनाव आयोग हमारे देश का है, हम संवैधानिक संस्थाओं को मानते हैं, उनका फर्ज नहीं बनता है कि देश का जो मतदाता है निष्पक्ष होकर मतदान करे, बिना डर भय के मतदान करे। किसी को कहाँ डर था ये बताइए ना, कहाँ डर था? सर देश का ऐसा कौन सा हिस्सा है जहाँ पे जनता डर रही है चुनाव में जाने से? साथ ही मैंने कई बार डिबेट कर चुका हूँ इस संदर्भ में, आपके चैनल पे डिबेट की थी कि किस तरीके से दरोगा जी के द्वारा मतदाताओं को कहा गया कि वोट, तो उस महिला नहीं, मुझे बता दीजिए ना, अगर इतना ही चुनाव आयोग नहीं, चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं करा पा रहा, अयोध्या की सीट कैसे निकाल ली आप लोगों ने? ये लोकसभा जब जो ये उपचुनाव की बात कर रहा हूँ, उपचुनाव में भी आपकी सीटें नहीं निकली क्या? मुझे बताइए, जो सीटें निकली वो कैसे निकाल ली आपने? निष्पक्षता क्या मेरा कहना है, चुनाव आयोग जो देश की एक संवैधानिक संस्था है, उस पर आंच नहीं आनी चाहिए। जनता उन पर विश्वास करे, हम भी उन पर विश्वास करें, सभी लोग पूरे देश विश्वास करें। चुनाव आयोग को अपनी गरिमा के अनुसार एक निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हो रहना चाहिए, जिससे जनता खुलकर मतदान करे और जिसको भी चुने, समाजवादी पार्टी के मतदाता जो है वो उनको दे, जो जिस दल के मतदाताओं को जिसको चुनना चाहे, जिसके प्रत्याशी को चुनना चाहे, निष्पक्षता एक दिखनी चाहिए। और वो निष्पक्षता भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिया तंत्र के आगे कहीं दिख रही है क्या? नहीं दिखी ना। नहीं, एक बात मुझे बताइए ना सर, अगर निष्पक्ष नहीं हो रहा है चुनाव तो कहीं पे नहीं होगा ना, फिर तो आप लोगों की सीटें आनी ही नहीं चाहिए थी। हम चाहते हैं आपका चैनल भी इन चीजों को प्रतिष्ठा पूरे अच्छे तरह से उठाए कि लोकतंत्र में जो जिस प्रकार से इस समय जो संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है वो ऐसा ना हो और निष्पक्ष चुनाव हो और देश में जनता अपने मन। ठीक है राकेश जी, जवाब दीजिए। अब निष्पक्ष तौर पे चुनाव ही नहीं हो पा रहे, लोकतंत्र खतरे में है, ये तो सीधे सीधे कह रहे हैं। हम लोगों के द्वारा क्यों लोकतंत्र खतरे में क्यों नहीं है? अगर देखा जाए पुलिसिया तंत्र। राकेश जी जवाब दीजिए। मैं अतुल जी आ रही हूँ, अतुल जी एक सेकंड। क्या? हाँ, एक मुहावरा है कि चले न जाने अंगना टेढ़ा, अखिलेश जी को चलने आ नहीं रहा है, अंगना ही टेढ़ा बता दिया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपने जब इतने सांसद बनाए थे तो चुनाव आयोग ठीक थी, मीडिया ठीक थी, चुनाव निष्पक्ष करवाने का काम किया। अभी 2 सीटों पे आपने सवाल पूछा कि विधानसभा जीतने का काम किया, वहाँ चुनाव ठीक हुआ, बाकी जगह चुनाव खराब हो गए। तो एक कहीं ना कहीं इनको बोले ना, इनको पता ही नहीं है। ये कहीं ना कहीं सवाल उठा देते हैं, किसी और पे सवाल उठा देते हैं। ये कहावत मैंने कहा चुनाव आयोग की एक जिम्मेदारी बनती है, मैंने कहा चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे द्वारा शिकायतें की जा रही थी, उन शिकायतों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए था, लिया जाना चाहिए। जिससे क्या है, जो जनता पक्ष अगर दुरुपयोग कर रहा है, पुलिस तंत्र का दुरुपयोग कर रहा है, उनके ट्रांसफर पर होनी चाहिए। सही तरीके से चुनाव आयोग, अगर चुनाव आयोग के अंदर में पूरा चुनाव। अरे महोदय, महाशय सुन लीजिए, अरे महाशय सुन लीजिए। ये कहावत थी, एक बुजुर्ग आदमी गधा को और अपने बेटे को लेके जा रहा था, गधा को खाली लेके जा रहा था, गांव के लोगों ने टोक दिया कि गधा को लेके जा रहे हैं, इसमें तो अपने छोटे बच्चे को बैठा लो ऊपर। तो जब उन्होंने बैठा लिया तो थोड़ा दूसरे गांव में गया तो उन्होंने लोगों ने टोक दिया, अरे भाई तुम बेटे को गधे पे बैठा लिया, कैसा बेटा है जो बाप पैदल चल रहा है और बेटा गधे पे बैठा हुआ, बाप भी बैठ गया गधे पे। थोड़ा वो तीसरे गांव में गया तो सारे गांव को गधा इसमें कौन है? गधा किसको बना रखा? सरकार आपकी है, कर रहे हो, गधे पे बाप बेटा बैठ गए। वही हाल इनका है, वही हाल इनका है। इनसे सवाल पूछिएगा, हर सवाल का जवाब इनका होगा। सोचो ना, सरकार किसकी है? ये मतलब जिला प्रशासन क्या है? जिला ठीक है, पुलिस प्रशासन तुलना करके सरकारी तुलना। ठीक है, चलिए मैं तनुज जी का रुख कर लेती हूँ। मैं तनुज जी सवाल इस बात को लेकर, देखिए उपचुनाव की अगर हम बात करते हैं, मिल्कीपुर में 1995 की बाद से 2 उपचुनाव मिल्कीपुर में हुआ, दोनों समाजवादी पार्टी ने जीते हैं। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो अभी फिलहाल समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रही है और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं
जो एंटी जा रही है समाजवादी पार्टी की, मतलब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है? देखिए, मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है वो पूर्ण रूप से एक ही चीज के ऊपर आधारित रहेगा कि क्या सिर्फ एक वहां से विधायक बतौर सांसद अगर जीत के आगे जाते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि उनके बेटे भी वहां विधायक बनेंगे? ये बहुत सीधा स्पष्ट है। जनता अपना प्रतिनिधि व्यक्ति विशेष के साथ रखेगी हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बेटे बेटा नहीं लड़ते हैं क्या? एक चीज है केवल अवधेश प्रसाद पार्टी क्या एक अनोखे घटना घट गई क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, आप निष्पक्ष अगर बात रखना चाहते हैं बात को बता रखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हर किसी को किसी भी चैनल पे बात रखने का अधिकार है, लेकिन आप सिर्फ एक अवधेश प्रसाद जी के बेटे की तरफ कह रहे हो। क्या देश में पूरे देश को बात उठा लीजिए, क्या भारतीय जनता पार्टी में बेटा बेटी नहीं है? मना कर दिया जाए। समाजवादी पार्टी में तो परिवार की जो नीतियां हैं वो तो यही है, परिवार में सभी सांसद का चुनाव लड़ते हैं, सब सांसद बन करके आते हैं। जिस पार्टी में नहीं बता दीजिए, मैं राजनीतिक बीजेपी में ये चीज जनता भी देख रही है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, बता दो किस पार्टी में ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं सर, देखिए किस पार्टी में है, किस पार्टी में नहीं है, लेकिन अगर पिता के साथ ही बेटे को उसी संसदीय क्षेत्र से विधानसभा उपचुनाव में टिकट दे दिया जाएगा तो सर ये तो सवाल तो उठेंगे ही ना, सवाल तो उठेंगे ही ना अतुल जी। चैनल को भी चैलेंज कर रहा हूँ, बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं, आप इसे विरासत मान चुके हैं। किसी को चैलेंज मत करिए, सिर्फ जनता देख रही है, जनता जान रही है, जनता समझ रही है सर, और जैसा जनता को लगेगा उसका जवाब भी दिया जाएगा। बहरहाल शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।